हाँ हाँ, मैं सर मेरे टीचर हैं, विश्वकर्मा सर का मैं स्टूडेंट हूँ। हम्म। और मैं भी क्लास लेता लेता हूँ बरगढ़ में। अभी पिछले साल मैं नहीं गया, एक प्रॉब्लम हुआ मुझे बाइक चलाने में, हम्म। इसलिए ना नहीं जा हम्म। पाया। नहीं तो मैं भी क्लास लेता हूँ वहाँ पंचायत कॉलेज बरगढ़ में। हम्म। हम्म। तो अब तक हमारे 63। हाँ, अब तक 60। हम्म। आप बाकी स्टूडेंट कल जो हम लोग क्लास ले रहे थे, आप जी लोगों की सर। आप लोगों की समझ में आ रहा है कि नहीं, जो हम लोग क्लास में बता रहे हैं पढ़ा रहे हैं? आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं ठीक से? जी सर, समझ पा रहे हैं। जी सर। समझ पा रहे हैं ना? तो क्योंकि जी सर। हाँ सर। अब जी सर। पूरे डिटेल में तो क्योंकि जा नहीं पाएंगे, टाइम शॉर्ट है। लेकिन फिर भी बेसिक हम्म। कुछ बातें हम लोग करेंगे यहाँ, इंटरेक्शन करेंगे। जो आप लोगों के मन में जो भी सवाल होंगे उन सवालों को आप लोग पूछेंगे। तो उस तरह से जितना संभव हो सके। बाकी ना जो मैटर है, मैटर को मैं आप लोगों को दूंगा पीडीएफ बना करके, जो आप लोगों के एग्जाम में जो काम आएगा। जी लॉन्ग सर। क्वेश्चन हो या पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन हो, वो आप लोगों ने जी सर। असाइनमेंट आप लोगों ने ये कर लिया क्या, ये डाउनलोड कि नहीं हुआ है अभी? सर हमारा सर सबमिट हमने हो गया है सबमिट कर लिया है। असाइनमेंट। हमने सबमिट कर लिया है सर। वो असाइन वो जी सर। सबमिट हो गया? सर अच्छा अच्छा हम जुलाई अच्छा। 2019 सेशन में के हो हैं गया जी है। सर। जी। 19 के जुलाई सेशन के। ओहो, उस समय आप लोगों का अच्छा अच्छा, उस समय आप लोगों का क्लास नहीं हुआ क्या नहीं सर, फिजिकली दो क्लासेस हुई थी। सेंटर में? दो क्लासेस हुई थी। हुआ था सर। हुआ था। अच्छा सर जिन लोगों अच्छा ने अच्छा। हाँ हाँ। जनवरी 2020 में एडमिशन लिया है, हम लोगों हम्म। को बहुत ही कंफ्यूजन है। हम लोग कौन से मतलब कौन सा असाइनमेंट करें, ये अभी भी कंफ्यूजन में है हम लोग। ओहो, जनवरी में आप लोगों का एडमिशन हुआ है 2020 में? जी सर। हम्म। तो आप लोगों का क्लास तो जनवरी के बाद फरवरी मार्च में क्लास हुआ नहीं होगा, ये कोरोना के चलते क्लास ड्रॉप हो गए। नहीं सर। हम्म। सर अच्छा, तो असाइनमेंट आप कौन लोग सा करें? बाकी दो हाँ नोटिफिकेशंस निकले हैं। एक है हाँ हाँ नोटिफिकेशंस निकला है कि जो लोग जुलाई 2019 और हाँ। जनवरी 2020 में जो लोग एडमिशन लिए हैं, उनके लिए एक हम्म। नोटिफिकेशन निकला था असाइनमेंट के लिए। फिर और एक अच्छा नोटिफिकेशन निकला है जो कि जनवरी सॉरी जुलाई हम्म। 2020 और जनवरी 2021 का निकला है। तो हम लोग कौन हम्म। से असाइनमेंट करें, ये हम लोग खुद ही कंफ्यूजन में है। अच्छा अच्छा, तो आप लोग तो सर विजय सर से बात करेंगे उसके लिए। सर बता पाएंगे ठीक से कि आप लोगों को किस असाइनमेंट में किस सबमिट करना है। सर से आप लोग पूछिएगा, क्योंकि टेक्निकली सर ही बता पाएंगे कि आप लोगों को किस में सबमिट करना है। फास्ट हाँ। जी सर। तो सर से ही बात कीजिएगा उसके बारे में, है। क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि आप लोग 2020 वाले में करेंगे कि 21। नहीं, 20 में ही करेंगे ना, 21 तो अभी आया नहीं। तो दो एक तो आप लोगों ने जनवरी में एडमिशन यदि लिया है, तो आप लोगों का एग्जाम मेरे ख्याल से 2001 जनवरी में होगा ना। जी सर। हाँ, क्योंकि वो जनवरी वाले एडमिशन जो लेते हैं जनवरी में, कब होता है एग्जाम इतना तो मैं भी नहीं जान रहा हूँ। आप लोग सर से उसके बारे में बात कीजिएगा, है। सर दिसंबर में टेक्निकल होता है। दिसंबर में होगा शायद, हाँ लास्ट में, नहीं। जी सर। दिसंबर में होगा। तो उसके लिए असाइनमेंट आप लोगों को कौन सा जमा लिखना है, या किस असाइनमेंट को आप लोगों को सबमिट करना है, वो टेक्निकल बात है। आप वो सर हम लोग कब से पूछ रहे हैं विजय सर से। विजय सर हम्म, कह रहे हैं कि मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। बताएंगे लेकिन बताएंगे बाद जब। में नहीं, सर को भी कुछ कंफ्यूजन होती होगी। सर भी मतलब टेक्निकल बात है ना, कि शायद टेक्निकली सर सर कभी भी कह रहे हैं कंफर्म। कि कभी कह रहे हैं कि ये वाला कर लो, फिर कुछ बच्चों को कह रहे हैं कि नहीं, जो 21 वाला है उसका भी कर लो। हम लोग खुद कंफ्यूजन अच्छा में है, क्या करें। अभी तो कुछ भी नहीं लिखा है उसमें। अब अच्छा अच्छा। असाइनमेंट नहीं, कोई सबमिट भी करने का किसी। डेट भी वो लोग सितंबर में कह रहे हैं, तो बाकी एक ही महीना बचा है सर। अच्छा अच्छा, तो 2020 को आप लोग कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि रोल नंबर तो वही रहेगा। और सर, सर एक मिनट सर सर, एक मिनट, आई जस्ट क्लैरिफाई हियर।
सर आपका सर जो सर अभी तक आप देखिए, अभी तक जुलाई बैच 2019 का अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो आप जी लोग जी वरीड जी हो जी रहे जी। हैं। आपके लिए टाइम, क्योंकि आपका एग्जाम अभी तक फाइनल नहीं होगा, दिसंबर होगा कि जून में होगा, तो आपका के लिए सफिशिएंट टाइम है। सितंबर जो पैंडेमिक के लिए सब फ्लेक्सिबल है। आप लोग जितना वरीड हो रहे हैं, मुझे लग रहा है आप सर्टिफिकेट लेके जल्दी निकल जाएंगे, मुझे लग रहा है। नहीं सर, आप बता रहे हैं कि सितंबर में सबमिशन करना है, इसलिए हम लोग वरीड हो रहे हैं। आप जुलाई मैं 19 टाइम जो प्रॉब्लम हुआ अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। आप फॉरगेट अबाउट योर जनवरी साइकिल। अभी तो जनवरी साइकिल के लिए अभी तो आपको नहीं बोला है कब देना है, आपको सितंबर में देना है कि नवंबर में, ये डेट फिक्स नहीं हुआ है। क्योंकि अब यूनिवर्सिटी का जो है, यूनिवर्सिटी बोल रहा है अभी तक जो ये होगा, यूनिवर्सिटी का डिसीजन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि वो लोग आप लोग स्टडी सेंटर में देंगे, नहीं तो ऑनलाइन में देंगे कि ऑफलाइन में देंगे कि ऑनलाइन में देंगे, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। इसलिए हम नहीं बोला कि आपको कब देना है। जी और जी जी सेकंड थिंग इज दैट आपको क्वेश्चन डाउनलोड करना है 2021 का, जिसमें लिखा होगा डेट ऑफ सबमिशन सितंबर। इसमें आपको बोल रहा हूँ ना, सितंबर जिसमें लिखा होगा द डेट फॉर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट इज सितंबर, एंड 1 सितंबर से और लास्ट 30 सितंबर जिसमें डेट होगा, इसी असाइनमेंट को आप डाउनलोड करना है। और हाँ सर, वो सितंबर 2021 लिखा है, तो उसी को डाउनलोड करें। हाँ, इसमें डाउनलोड हाँ, करना है सीरियस। आपको। इसमें तो क्लियरली लिखा है ना, आप जनवरी जी, का जी। बैच है, आप एलिजिबल होगा, दिसंबर के लिए एग्जाम होगा। दिसंबर एग्जाम के पहले आपको असाइनमेंट देना पड़ता है। वो असाइनमेंट आप कब देंगे? सितंबर में देंगे। फिर भी क्योंकि ये जो पैंडेमिक चल रहा है, ये तो फ्लेक्सिबल रहेगा, आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जिस महीना में दे सकते हो। इसीलिए आप घबराइए मत, धीरे धीरे काम कीजिए। हाँ, आपका क्लास नहीं हो रहा था, सितंबर में टाइम एक्सटेंड होगा। एफर्ट लगा के और सार का कोऑपरेशन लेके मैं चला रहा हूँ। हाँ, प्लीज कोऑपरेट विद द सिस्टम। जी जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। धैर्य धारण कीजिए स्टूडेंट लोग, आप लोग धीरज के साथ, क्योंकि टाइम है आप लोगों के पास, सफिशिएंट टाइम है, और सर कोऑपरेटिव हैं, कोऑपरेशन करेंगे हमेशा आप लोगों को। जी सर, वो तो बता रहे हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा कंफ्यूजन, इसलिए नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सितंबर वाला जैसे कि सर बोल रहे हैं, सितंबर मेंशन होगा उसमें, उसी को आप लोग जी सर, डाउनलोड कीजिए। सितंबर मेंशन हुआ है, लेकिन वो तो सबमिशन डेट बता रहा है कि सितंबर 30 2021, तो हम लोग 2021 को सबमिट करेंगे। ये थोड़ा कंफ्यूजन था। नहीं 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 नहीं, वो वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। वो सेशन है, वो 2020-21 सेशन। हाँ जी सर, वही 2020-21 सेशन में ही लिखा है कि सबमिशन ऑफ असाइनमेंट डेट सितंबर 30 2021 है, लिखा गया है। वो भूल है, जी, भूल जी। लिखा होगा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। वो शायद वही सर, मैं ग्रुप में बता रही थी कि प्रिंटिंग आपको मैं जो बोल रहा हूँ इसको फॉलो कीजिए। मैं बोल रहा हूँ 2021 का जो असाइनमेंट है वो इसको डाउनलोड करके लिखिए। ओके जी सर, जी सर। ओके ओके सर, धन्यवाद। आप जी, अब सर स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। जी आप तो स्टार्ट कीजिए सर। ओके जी सर, जी सर, ओके सर, वेलकम सर। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा कि भारतीय नवजागरण का प्रत्यक्ष प्रभाव हिंदी नवजागरण पर पड़ा, और उसी हिंदी नवजागरण का सूत्रधार हमारे भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने हिंदी साहित्य को उस नवजागरण से जोड़ा और फिर यथार्थ जीवन दर्शन के साथ साहित्य सृजन की न केवल खुद शुरुआत की, बल्कि अपने सहयोगी साहित्यकार मित्रों को भी प्रेरित किया। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो देखा कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने कितना बड़ा संघर्ष किया, और उस संघर्ष का परिणाम यही निकल कर सामने आया कि भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य जो लिखा गया, जो रचा गया, वो पूरी तरह से हिंदी नवजागरण या भारतीय नवजागरण से प्रेरित होकर सामने आया, और जिसमें यथार्थ जीवन दर्शन जिसको कहेंगे, यथार्थ रियलिज्म, यथार्थवाद का समावेश उसमें हुआ। तो भारतेंदु
बाबू हरिश्चंद्र की कविता पर या पूरे आधुनिक हिंदी कविता पर नव जागरण का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा, या यूं कहें कि आधुनिक हिंदी काव्य की पृष्ठभूमि नव जागरण है तो अत्युक्ति नहीं होगी। तो उसीलिए हम लोगों ने चर्चा की नव जागरण पर। फिर भारतेंदु जी की कविताओं की हम लोगों ने चर्चा की, जिसमें श्रृंगार परक काव्य आए, भक्ति परक काव्य आए और आधुनिक हिंदी कविताएं कुछ आई। तो आधुनिक हिंदी कविताएं उन्होंने जो रची, उन कविताओं में हम लोगों ने देखा राष्ट्रीयता की भावना है, उसमें हम लोगों ने देखा देशभक्ति की भावना है, उसमें हम लोगों ने देखा कि मानवतावादी दृष्टिकोण है, नारीवादी दृष्टिकोण भी है। और फिर क्योंकि आप लोगों का बंधा बंधाया टाइम है, 8 क्लासेस हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों के पास जो नोट्स मैंने भेजे हैं उसमें आप लोग देखिएगा, और बुक में भी है कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का योगदान क्या है। आधुनिक हिंदी काव्य में भारतेंदु बाबू जी का योगदान क्या है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो भारतेंदु जी का अवदान यही है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को, न केवल काव्य को बल्कि पूरे साहित्य को ब्रज भाषा से मुक्ति दिलाई, श्रृंगारिकता से मुक्ति दिलाई, श्रृंगारिक कविताओं का दामन उन्हें छोड़ा और यथार्थ जीवन दर्शन का दामन अपनाया। और फिर यथार्थ जीवन दर्शन के साथ उन्होंने हिंदी कविता न केवल रची बल्कि दूसरों को भी रचने की प्रेरणा दी। तो बहुत शॉर्टकट में हम उसको क्लोज कर रहे हैं। यदि फिर भी आप लोगों के पास, आप लोगों के मन में कोई जिज्ञासा होगी भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की कविताओं पर, तो आप लोग सवाल करेंगे। तो अब हम लोग आएंगे भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जो भाषा शिल्प है, आप लोगों का वो टॉपिक है। और फिर उनकी जो भाषा है, कविताओं की भाषा और कविताओं का जो शिल्प है, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त पर। तो ये मैथिली शरण गुप्त क्योंकि द्विवेदी युगीन हिंदी कवि हैं, जिनको हम राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रणेता कवि कहते हैं। तो असाइनमेंट पे आप लोगों के असाइनमेंट में व्याख्या भी आई होगी मेरे ख्याल से कविताओं से। जी सर। हाँ, व्याख्या आप लोगों ने की होगी। तो मेन एग्जाम जो होगा आप लोगों का, उसमें व्याख्या भी रहेगी। शायद उसमें 10 अंक रहते हैं व्याख्या में, और फिर लंग क्वेश्चंस रहते हैं। लंग क्वेश्चंस में मेरे ख्याल से 16 अंक या 12 अंक रहते हैं। मैं डिटेल में नहीं जान पा रहा हूँ। 16 अंक, क्योंकि अब तक मैंने भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र और हिंदी उपन्यास, भारतीय उपन्यास, इन सभी को पढ़ाया है। पहली बार मैं आधुनिक हिंदी काव्य को पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए शायद 16 अंकों के लंग क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को करना क्या होगा, जो कविताएं आप लोगों के कोर्स में हैं, उन कविताओं को आप लोगों को घर में ही पढ़ना होगा। सारी कविताओं को, क्योंकि हम लोग तो पढ़ नहीं पाएंगे क्लास में। उनकी जितनी कविताएं हैं, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा है, उसके बाद उनके भक्ति के पद हैं। मैथिली शरण गुप्त की कविता है साकेत का 9वां सर्ग, मेरे ख्याल से आप लोगों के कोर्स में है। मेरे पास एक पुरानी किताब है MHD2 की, शायद वही चल रहा हो अभी या फिर कुछ कोर्स में चेंज हुआ हो, आप लोग देखिएगा। फिर भारत भारती। हाँ सर, हम लोग को मतलब सारी कविताएं पढ़ने पड़ेंगे, मतलब हाँ, कविताओं को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कविताएं जो हैं, जो बड़ी कविता है वो सारी की सारी नहीं है, उसमें से कुछ सिलेक्टेड हैं, सब के सब नहीं है। मैं बुक में देख रहा था। इन कविताओं को आप लोग जब तक नहीं पढ़ेंगे, तब तक जो व्याख्या आएगी एग्जाम में, आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ से है कि नहीं। ये साकेत 9वां सर्ग जो है, ये थोड़ा सा, वो भी उतना बड़ा नहीं है। देखिए 1 2 3 ही पेज है। देखिए इसको आप लोग आराम से पढ़िएगा, और इसमें से जो पंक्तियां आप लोगों की समझ में नहीं आएंगी उसको जब बल्कि हम लोगों को बोलिएगा, हम लोग उसको समझा देंगे। तो इन कविताओं को, क्योंकि ये कविता है और क्योंकि आप लोग PG के स्टूडेंट हैं, इसलिए इन कविताओं को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि बाकी जो विषय हैं आप लोगों के 4 पेपर हैं, उनमें तो इतिहास है एक, भाषा और साहित्य का, उसमें कोई कविता नहीं है।
उसके बाद आप लोगों का एक है ये नाटक और सॉरी उपन्यास और कहानी है, वो इतिहास है एक तरह का, वो भी हिस्ट्री है। तो इसमें खाली आप लोगों को कविता पढ़नी पड़ेगी खाली इसमें MHD 2 में, इसीलिए आप लोग कविताओं को पढ़िएगा। और शायद सेकेंड ईयर में जब आप लोग आएंगे फाइनल ईयर में, तब आप लोगों को भक्ति काल पढ़ना पड़ेगा, रीति काल और भक्ति काल। उसमें आप लोग कबीर को, सुर को, तुलसी को, सॉरी जायसी को, फिर केशव को, बिहारी को, घनानंद को, उनको पढ़ेंगे। तो कविताओं को आप लोग जरा पढ़िए अपने 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 घरों में ही आप लोग पढ़िए, क्योंकि ये जो किताब इसमें कुछ व्याख्या भी दी गई है, उसका भावार्थ भी दिया गया है, इसीलिए शायद मैं समझता हूँ बात आप लोगों की समझ में आ जाएगी। तो जैसा कि हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र पर चर्चा कर रहे हैं, तो उनकी जो कविताएं हैं, खास करके जो उनका गीति नाट्य है भारत दुर्दशा, और भक्ति के कुछ पद आप लोगों के लिए हैं, लेकिन उसमें से शायद व्याख्या आप लोगों के लिए नहीं आएगी भारतेंदु जी से। मैथिली हाँ, सारी कविताएं हमारे बुक्स में दिए गए हैं। हाँ हाँ हाँ, इस बुक से आप लोग हाँ सर, आप क्या हमें कोई भी कविता का व्याख्या नहीं बताएंगे? जैसे जो साकेत है वो बहुत थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक आपको लग रहा है क्या? कुछ प्रॉब्लम लग रहा है इसमें, इस कविता में? सर वो साकेत वाली कविता में वो क्या है कि खड़ी बोली भाषा है ना, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर। आप समझ सकते हैं क्या कहना चाहते? हाँ नहीं, मैं समझ रहा हूँ। नहीं, साकेत खड़ी बोली क्या है? खड़ी बोली तो सरल भाषा है, ब्रज भाषा से, क्योंकि भाषा परिनिष्ठित होती आई, ब्रज भाषा से खड़ी बोली में आई। और हालांकि मैथिली शरण गुप्त की कविताओं की जो भाषा है, यद्यपि वो खड़ी बोली है, लेकिन ब्रज भाषा से निकट है, ब्रज भाषा से करीब है, इसीलिए क्लिष्ट का मतलब है कठिन, थोड़ा सा उनकी भाषा कठिन लगती है। तो जो बात आप लोगों की समझ में नहीं आएगी, साकेत, जैसे कि साकेत महाकाव्य है, और आप लोगों को पता होगा साकेत महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं, 12 सर्ग हैं। उनमें से जो 9वां सर्ग है, 9वां सर्ग सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 9वें सर्ग को आप लोगों के कोर्स में रखा गया है। अक्सर पीजी के कोर्स में साकेत का 9वां सर्ग ही रहता है, जिसमें जो उर्मिला है, उर्मिला कौन है आप लोगों को पता होगा? रामायण में एक लेडी कैरेक्टर है, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है, और उनकी पत्नी उर्मिला जो किसकी बेटी है ये उर्मिला? जनक की, राजा जनक की बेटी है उर्मिला, सीता के बाद उर्मिला। और मांडवी और श्रुति कीर्ति, ये दोनों किसकी बेटियां हैं? जनक के भाई थे। हाँ, जनक के तो भाई नहीं, शायद भाई या ये कोई उनका भाई, हाँ, जैसा मंत्री है, ऐसा कोई है, भाई है सर, भाई है कि कोई है, उनकी दोनों बेटियां हैं। तो उर्मिला जो राजमहल में साकेत में रह जाती हैं, साकेत का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? साकेत का मतलब नहीं सर, समझा दीजिए सर। साकेत का मतलब होता है अयोध्या। अयोध्या को साकेत कहा जाता है, अयोध्या राज्य को या अयोध्या नगरी को साकेत कहा जाता है। साकेत नगर, कहीं कहीं पे आप लोगों ने सुना होगा, किसी मोहल्ले का नाम साकेत नगर रखा है, बनारस में साकेत नगर है। तो साकेत का मतलब है अयोध्या। तो अब तक जो राम कथात्मक काव्य रचे गए, उनमें कवियों ने, चाहे तुलसीदास हो, चाहे और बाकी के कवि हो जिन्होंने राम कथात्मक काव्य रचे हैं, ईश्वर दास हो और कवि हो राम कथात्मक काव्य के, उन्होंने क्या किया, दयाबाई, सहजोबाई, सॉरी वो तो संत काव्य के हैं, तो ये इन्होंने क्या किया, उर्मिला को नजरअंदाज किया। जो बेचारी उर्मिला थी, बेचारी उर्मिला ने किस प्रकार से 14 वर्ष का वनवास तो उनके पति ने काट लिया जंगल में जाकर के,
लेकिन बेचारी उर्मिला के साथ इन दिनों क्या हुआ, 14 वर्षों तक उर्मिला ने किस तरह से विरह की वेदना झेली, किस प्रकार से एक एक दिन उसके लिए 100 वर्ष होता गया, किस तरह से उसने अपने पति लक्ष्मण की राह देखते हुए इतने वर्ष गुजारे। तो नारी संवेदना, मैथिली शरण गुप्त के इस महाकाव्य में, साकेत में कुल मिलाकर नारी संवेदना है, नारी के प्रति संवेदना, सिंपैथी, एक नई सोच कि नारी त्याग एवं बलिदान की प्रतिमूर्ति है। जो भारतीय नारी की अवधारणा हम लोगों के मन में है, प्राचीन भारतीय नारियों की, कि भारतीय नारी त्याग एवं बलिदान की प्रतिमूर्ति है, वही साबित करके उन्होंने दिखाया है साकेत में कि उर्मिला ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन बखूबी किया। अपनी तीनों राजमाताओं की सेवा उसने की। उनके अपने पति के चले जाने के बाद, राम और सीता के चले जाने के बाद पूरा उत्तरदायित्व उन्होंने अपने कंधे पे लिया, सब कुछ सबको संभाला, और खुद बेचारे किस तरह से अपने पति की स्मृति में तिल तिल कर जलती रही, उसका वर्णन, बहुत ही बड़ा मार्मिक वर्णन साकेत महाकाव्य में हुआ है। तो वही बात कि उर्मिला किस तरह से जिंदगी जीती है, किस प्रकार से कवियों ने उर्मिला के प्रति उदासीनता दिखाई, जिसने इतना बड़ा त्याग किया, 14 वर्ष तक अपने पति से दूर रही जिसने, और किस प्रकार से अपने पति को अपने भ्राता राम की सेवा में वन में जाने दिया, और किस प्रकार से उन्होंने एक सेक्रीफाइस किया 14 वर्ष का। वही बात, वही कथा साकेत महाकाव्य में कही गई है। तो उसका केंद्र है अयोध्या का राजमहल। तो साकेत 9वां सर्ग है। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त की और कुछ कविताएं आप लोगों के कोर्स में हैं, तो थोड़ा उन पर चर्चा करेंगे हम लोग एक साथ, उन कविताओं को भी। तो सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो भाषा शिल्प है, इस पर आप लोगों का लंग क्वेश्चन आ सकता है, और शायद मैंने ये PDF इसका भेजा है, तो उसमें आप लोगों को देखना होगा कि उनकी भाषा क्या थी, उनकी भाषा का शिल्प कैसा था, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और कल भी नव जागरण के संदर्भ में उन पर हम लोगों ने कुछ चर्चाएं की हैं। तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने जब लिखना शुरू किया, उस समय हिंदी काव्य की भाषा आप लोगों को पता है ब्रज थी। ब्रज भाषा में ही आधुनिक युगीन भारतेंदु युगीन कवियों ने कविता रची। शुरुआती दौर में स्वयं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने भी ब्रज भाषा में कविता लिखी। यद्यपि उनकी गद्यात्मक कृतियों की भाषा अब खड़ी बोली है, लेकिन कविताओं की भाषा ब्रज ही रही। तो सूरदास, घनानंद बिहारी जैसे जो ब्रज भाषा प्रवीण कवि हुए, उन कवियों की भाषा भारतेंदु युगीन साहित्य में भी दिखाई पड़ती है। हिंदी खड़ी बोली गद्य की एक क्षीण परंपरा भी मध्यकाल से चली आ रही थी, लेकिन वो क्षीण रूप में थी। जब भारतवर्ष में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ आधुनिक काल में, तो ईसाई मिशनरी जब आए, ईसाई मिशनरी हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में क्यों आए, आप लोगों को पता होगा कि मिशनरी यानी कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये अंग्रेजों की एक कूटनीति थी। अंग्रेजों का एक प्लान था कि धीरे धीरे हिंदुस्तान में या फिर भारतवर्ष में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो। यद्यपि वो शिक्षा को साधन मानते रहे और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। इसी दौरान फोर्ट विलियम कॉलेज, आप लोगों को पता होगा, कलकत्ता में एक कॉलेज खुला उसी दौरान अंग्रेजों के प्रयास से, फोर्ट विलियम कॉलेज। और उसी कॉलेज में हिंदी भी पढ़ाई जाने लगी। और वहाँ लल्लू लाल, सदल मिश्र, ईसा उल्लाह खां और सदा सुख लाल जैसे 4 हिंदी प्रेमी युवक, जिन्होंने क्या किया, हिंदी भाषा यानी कि खड़ी बोली भाषा
के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया और ब्रज की जगह हिंदी को, यानी कि खड़ी बोली का मतलब है हिंदी, जो खासकर दिल्ली और मेरठ के आसपास जो बोली जाती है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आज की तारीख में जो भाषा बोली जाती है वो खड़ी बोली है, जिसको आज हम लोग परिनिष्ठित हिंदी या फिर हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। आज की भाषा हिंदुस्तानी भाषा, जिसमें अंग्रेजी के शब्द सम्मिश्रित हो गए हैं। अंग्रेजी आ गई है, अरबी, फारसी और उर्दू सबका सम्मिश्रण एक तरह से हो गया है, एक खिचड़ी बन गई है, जिसको हम लोग कहते हैं आज की तारीख में हिंदुस्तानी भाषा। तो इन 4 हिंदी प्रेमी युवकों ने फोर्ट विलियम कॉलेज के माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया। और इसी दौरान, जैसा कि कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह जैसे मेधावी साहित्यकार, इनके मन में कुछ ऐसी बातें थी। किसी ने अरबी फारसी का समर्थन किया तो एक ने खड़ी बोली हिंदी का। इनमें कंट्राडिक्शन आ गया। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जैसा व्यक्ति अरबी फारसी भाषा को समर्थन दिया, तो राजा लक्ष्मण सिंह जैसा व्यक्ति उन्होंने खड़ी बोली को अपनाने का आग्रह किया। और इसी दौरान रानी केतकी की कहानी, आप लोगों को पता होगा कि रानी केतकी की कहानी 1803 में लिखी गई और फिर ईसा-उल्लाह खान ने हिंदी छूट दूसरी भाषा पुट न देने की नीति पर वो चलने लगे और फिर उन्होंने खड़ी बोली को अपनाया। लेकिन उस दौरान उर्दू भाषा, हिंदी उर्दू का विवाद उठा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जैसा व्यक्ति ने उर्दू का यदि समर्थन किया तो फिर राजा लक्ष्मण सिंह जैसे व्यक्ति जिन्होंने तत्सम संस्कृत मिश्रित हिंदी का समर्थन किया। तो इस तरह से भारतेंदु युग में या भारतेंदु के सामने भाषा का विवाद था। एक वर्ग ऐसा था जो उर्दू भाषा का समर्थन करता था और दूसरा वर्ग भी एक ऐसा था जो हिंदी खड़ी बोली भाषा का समर्थन करता था। तो रास्ते दो थे, राह दो थी। अब निश्चय करना है कि किस रास्ते को अपनाया जाए। दोनों भाषाओं को लेकर दोनों संप्रदायों के बीच में खींचातानी हुई। किसी ने अरबी फारसी को महत्व दिया तो किसी ने खड़ी बोली को। तो उर्दू के जो रचनाकार थे उन्होंने उर्दू भाषा को मजबूती प्रदान करने के लिए उसका समर्थन किया। और हिंदी के जो रचनाकार थे, इसका प्रतिनिधित्व भारतेंदु युग में स्वयं भारतेंदु जी कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, खड़ी बोली हिंदी को मजबूती प्रदान करने में विशेष भूमिका निभाई। तो इस दौरान भाषा को लेकर के, हिंदी भाषा की समृद्धि को लेकर के भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने देश का भ्रमण किया, देशाटन किया। देश के अलग अलग हिस्सों में वो गए और जा करके उन्होंने भाषा साहित्य नवजागरण का आंदोलन चलाया, लोगों को समझाया। उन्होंने भाषा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और नवजागरण के संदर्भ में उन्होंने आम जनता को जाकर समझाने का प्रयास किया। और उन्होंने नाटक लिखे, निबंध लिखे, लेख लिखे, पत्रकारिता की संपादन भी किया। हम लोगों को पता है बाला बुधिनी हरिश्चंद्र मैगजीन जैसी पत्रिका उन्होंने खुद निकाला, उसका संपादन किया। इस तरह से इन पत्रिकाओं के माध्यम से और गद्यात्मक कृतियों के माध्यम से भारतेंदु जी ने खड़ी बोली भाषा, खड़ी बोली हिंदी भाषा को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा करने का सार्थक प्रयास किया। तो भारतेंदु की ब्रज भाषा की विशेषता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं, देखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि भारतेंदु जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया कविताओं में ब्रज भाषा का, गद्यात्मक कृतियों में खड़ी बोली का, तो भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। उन्होंने देखा कि बहुत से शब्द जिन्हें बोलचाल से उठे
कई सौ वर्ष हो गए कवित और सवैये में बराबर लाए जाते हैं। जो छंद है, आप लोगों ने यदि छंद पढ़ा होगा, कवित और सवैया ऐसे छंद हैं जो ब्रज भाषा में, और इन छंदों का प्रयोग बखूबी किया जाता है। तो इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि ब्रज और अवधी दोनों ही भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की प्रिय भाषाएं थीं, और दोनों भाषाओं का प्रयोग उन्होंने पद्य और गद्य के संदर्भ में किया। इसीलिए वो आगे लिखते हैं कि उन्होंने ऐसे शब्दों को भरसक कविता से दूर रखा और अपने रसीले सवैये में जहां तक हो सका बोलचाल की भाषा का व्यवहार किया। इसी से उनके जीवन काल में अनेक सवैये चारों ओर सुनाई और दिखाई पड़ते हैं। सवैया, उस समय सवैया छंद में ब्रज भाषा में अनेक काव्यात्मक कृतियां रची गई। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि भारतेंदु के प्रिय कवि सूरदास हुए। सूरदास की सगुण भक्ति का प्रभाव उन पर पड़ा, इसलिए ब्रज भाषा में कृष्ण भक्ति परक अनेक पद लिखे, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं भक्ति परक काव्य में। तो उस दौरान उन्होंने ब्रज भाषा को अपनाया और ब्रज भाषा में अनेक भक्ति परक काव्य रचे। इसके बाद उन्होंने जो आगे चलकर कजली, ठुमरी, खेमटा, कहरवा, अद्धा, चैती, ये जो लावनी और गीत, बिरहा, चनवनी, गजल इत्यादि जो ग्राम गीत हैं, लोकगीत, इन लोकगीतों का प्रचार प्रसार भी भारतेंदु जी ने किया, क्योंकि कविता के माध्यम से लोकगीत, फोकलोर माने फोक साहित्य, लोक साहित्य, और फोक सॉन्ग जिसको हम लोग कहते हैं, लोक गीतों के माध्यम से उन्होंने जन जागृति खड़ा करने का सफल प्रयास किया कि किस तरह से जन जागृति की जा सके, ऐसा उन्होंने प्रयास किया। और इसीलिए उन्होंने देश की विभिन्न भाषाओं में, चाहे पंजाबी हो, चाहे बुंदेलखंडी हो, चाहे बिहारी हो, जैसे कि हम लोग को पता है जो बिहारी हिंदी है, बिहार प्रदेश से प्रचलित हिंदी, भोजपुरी, मैथिली और मगही, 3 भाषाएं बिहार प्रदेश में प्रचलित है, जिसको हम हिंदी की उपबोलियां मानते हैं। तो इसीलिए उन्होंने इन भाषाओं का प्रचार प्रसार करने का बीड़ा उठाया। काव्य का विषय यद्यपि उनकी ब्रज रही, लेकिन आगे चलकर गुप्त जी ने जिस प्रकार से खड़ी बोली को अपनाया, तो उस खड़ी बोली को अपनाने के लिए भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने मैथिली शरण गुप्त जैसे कवियों के लिए एक सुंदर पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। मैथिली शरण गुप्त जैसे कवि या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे संस्थापक के लिए ये सोहलत हो गई, ये सरल बात बन गई कि खड़ी बोली को सहज रूप से अपनाया जा सके। तो भारतेंदु जी के काव्य का जो विषय ब्रज रहा, ब्रज भाषा में उन्होंने जितनी कविताएं की, जिनमें श्रृंगार, सौंदर्य और लक्षण ग्रंथों का आधार हम लोग मानते हैं, उसी को अपनाया उन्होंने। और श्रृंगार को उन्होंने छोड़ा, सौंदर्य को उन्होंने छोड़ा, लक्षण ग्रंथ जो रीतिकालीन काव्यों में देखे जाते हैं, रीतिकालीन कवियों ने जो लक्षण ग्रंथ रचे, ग्रंथों के लक्षण क्या होने चाहिए, काव्य में इन लक्षणों का क्या महत्व है, चाहे रस हो, चाहे छंद हो, चाहे अलंकार हो, चाहे वक्रोक्ति हो, चाहे औचित्य हो, चाहे ध्वनि हो, इनका क्या महत्व है, इन विषयों को लेकर के उन्हें जो लक्षण ग्रंथ रचे, काव्य नायक और काव्य नायिका के प्रेम प्रसंग को लेकर के उन्होंने जितनी श्रृंगारिक कविताएं रची, काव्य रचे, उसका प्रभाव यद्यपि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र पर पड़ा, लेकिन उन विषयों को उन्होंने छोड़ा और आधुनिक कविताओं की ओर उनका रुझान हुआ और उन्होंने आधुनिक तौर तरीके अपनाते हुए सार्थक कविताएं रची। तो उनकी एक कविता है, हम लोग यहाँ देखते हैं, फूलों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा कविता में कवि क्या लिखते हैं, सरल भाषा में, आम जनता की समझ में आने वाली भाषा को अपनाते हुए भारतेंदु जी ने
बहुत ही सरल, सहज एवं अति सरल भाषा में, रमणीय भाषा में कविताएं लिखी। क्या लिखा उन्होंने फूलों का गुच्छा कविता में? नहीं का बाकी वक्त नहीं है, जरा ना जी में शर्माओ, लब पर जा है भला अब तो प्यारे मिलते जाओ, कहाँ गई वह पिछली बातें, कहाँ गया वह था जो प्यार, किधर छिपाया चांद सा मुखड़ा, दिखलाया जो यार, बेहोशी में घबरा घबरा के यही करता हूँ पुकार, मर्ज बढ़ गया बहुत इससे बचना अब है दुश्वार। मर्ज माने बीमारी। तो ये जो भाषा है इसमें उर्दू और हिंदी का मिश्रण है। आप लोगों ने सुना भी यदि होगा, देखा सुना होगा, इसमें बहुत सारे शब्द उर्दू के हैं। तो उन्होंने क्या किया, उर्दू के भी कुछ शब्द अपनाए और फिर हिंदी के भी, और मिला जुला कर भी उन्होंने जन भाषा में, आम जनता की समझ में आने वाली भाषा में उन्होंने कविताएं रची। तो इसके अलावा हम लोग आगे देखेंगे कि जिस प्रकार से सन 1872 के आसपास कवि वचन सुधा जैसी पत्रिका निकालते हुए उसमें कई निबंध रचे गए और उन निबंधों में उन्होंने जो बातें कही, उसके बाद जो कविताएं उस दौरान रची गई, उन कविताओं में भी उन्होंने जो नई भाषा, एक सरल नई भाषा का प्रयोग किया। उस नई सरल भाषा में हम लोगों ने देखा कि भजन करो श्री कृष्ण का मिल करके सब लोग, सिद्ध होगा काम और छूटेगा सब शोग। तो अत्यंत सरल भाषा, आम पब्लिक इस कविता को पढ़कर आसानी से समझ सकता है, बात उसकी समझ में आ सकती है, ऐसी भाषा को अपनाया भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने। तो निश्चय ही भारतेंदु जी ने खड़ी बोली में कविता लिखने का यत्न तो किया और आगे चलकर द्विवेदी युगीन कवियों के लिए एक रास्ता प्रशस्त किया। और फिर उर्दू को भी उन्होंने नहीं नकारा, कहीं कहीं पर उर्दू का समर्थन करते हुए, समर्थन तो नहीं किया बल्कि उर्दू के कई शब्द उनकी कविताओं में आए जिसको उन्होंने नकारा नहीं। तो भारतेंदु की खड़ी बोली की जो कविताएं हैं, उन कविताओं में जो सरलता है, जो सटीकता है और जो सहजता है, उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो शुरुआती दौर में भले ही उनकी कविताओं में ब्रज का बाहुल्य रहा हो, लेकिन आगे चल के धीरे 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 करके उन्होंने ब्रज की केचुल उतार दी और ब्रज की केचुल को उतारते हुए उन्होंने धीरे धीरे अपनी कविताओं में खड़ी बोली को प्रवेश कराया। इसी संदर्भ में भारतेंदु जी ने कई निबंध जो रचे भाषा को लेकर, हिंदी भाषा को लेकर, और फिर कई तरह की, विष्णुकांत शास्त्री जैसे व्यक्ति ने उनकी प्रशंसा की और भारतेंदु की खड़ी बोली की कविताएं नाम पर उन्होंने निबंध तक लिख डाला। तो और इसके अलावा उन्होंने जो प्रबंध काव्य, महाकाव्य और खंड काव्य लिखे गए उस दौरान जितने काव्य, बड़े बड़े महाकाव्य लिखे गए, उसकी भाषा यद्यपि ब्रज रही, लेकिन वह जो ब्रज थी वह रीतिकालीन ब्रज से बिल्कुल अलग थी। उसमें क्लिष्टता, वह दुरूहता, वह डिफिकल्टी, वह कठिनता नहीं रह गई जो कि रीतिकालीन कविताओं में, रीतिकालीन काव्यों में और उनके दोहों में दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक मिनट है, एक बाबा रे, गुड्डू, सॉरी एक मिनट है, मेरा वाईफाई ऊपर में है, थोड़ी सी बारिश शुरू हो गई है। ए बाबा रे, ऊपर है, हाँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस।
तो हेलो, जी सर। हाँ सुन पा रहे हो जी आप लोग? सर। हाँ, मुझे आप लोग सुन पा रहे हैं? जी सर। हाँ, जी सर। जी सुनाई दे रहा है। जी जी जी, अच्छा ठीक। जी सर। तो हाँ, जो वो उनकी काव्य धारा थी, भारतेंदु युगीन हिंदी जो काव्य धारा थी। मेरा कैमरा ऑन है शायद, इसीलिए आप लोग हंस रहे हैं, कोई बात नहीं। घर में हूँ इसलिए। नहीं सर, कोई हंस नहीं रहा है। हाँ, घर में हम लोग ऐसे ही मतलब लुंगी में रहते हैं। पैंट आजकल के बच्चे जो पहनते हैं वो हमें पसंद नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं। से सर मेरा आवाज अनुरोध है, कट रही है। सर आवाज कट रही है, क्लियर नहीं आ रही। रुकिए रुकिए, सर आवाज क्योंकि जियो सर फाई आवाज जो है कट रही है सर। उस, हाँ रुकिए, एक मिनट है, स्टेबल होने दीजिए उसको। जियो फाई को मैंने कहीं अलग जगह पे रखा है। बारिश, यहाँ पर थोड़ी सी वर्षा बारिश शुरू हो गई है, इसीलिए थोड़ा सा 1 मिनट आप लोग रुकिए। नेटवर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हम्म, अब आवाज आई क्या मेरी? जी सर जी आ रही है। सर। जी सर। जी सर आई। जी सर। अच्छा, क्योंकि वीक सिग्नल है मेरे यहाँ, जो वाईफाई जियो फाई का सिग्नल दिखा रहा है मेरे लैपटॉप में, वो बिल्कुल वीक है। हम्म, देखो क्या है, खाना है बीचों बीच कल तरी में करस ना। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं है। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। मेरी आवाज तो पहुंच रही है आप लोगों जी सर, तक? रुक रुक के आ रही है। जी सर। हेलो हेलो। जी सर। जी सर, सुनाई दे रही है। सर आपकी आवाज आ रही है, कट कट के आ अच्छा रही अच्छा, है नेटवर्क बीच प्रॉब्लम की बीच वजह में, से। हाँ नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मैं मोबाइल से खुद को कनेक्ट कर रहा जी हूँ, सर। तब क्लियर आएगा। इसीलिए क्या करना, सुनो, यहाँ पे रखना ऐसे। एक 1 मिनट है, मैं अपने मोबाइल से कनेक्ट हो रहा हूँ, क्योंकि जियो फाई में प्रॉब्लम आ गई है। ऊपर छत पे है, फिर भी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे की जो काव्य भाषा है, यद्यपि उनकी उस काव्य भाषा में अ, ब्रज का ये है, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा का प्रयोग है। नहीं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, रुक रुक के आ रही है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। नेटवर्क शायद प्रॉब्लम है यार। बारिश हो रही है ना उधर, इसीलिए सर नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। अभी तो सर की हाँ आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हाँ, हाँ, वो वहाँ नेटवर्क नहीं है बारिश ना, हो रही है ना इसलिए। इसीलिए हो रहा होगा बारिश। हाँ हाँ। हाँ। कोई ना, वेट कीजिए सर, आ जाए।
सर आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अभी सर नहीं आ रही आवाज। सर आ रही है आवाज रुक रुक के आ क्या? रही है। सर हम लोग कुछ भी नहीं सुन पा रहे हैं। सर है नहीं यार, सर नहीं है। सर का डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ सर हाँ का डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ हाँ सर को डिस्कनेक्ट कर दिक्कत दिया। है। सर फिर से ज्वाइन करेंगे। विजय सर भी नहीं है। हाँ वही तो। विजय सर भी नहीं है। किसी के पास अगर सर का नंबर है तो प्लीज कॉल करो।
क्लास फिर से कनेक्ट हो पाएगी कि नहीं पता नहीं। वेट करते हैं पाए। सर ग्रुप में थे ना दयानंद सर, उनसे कोई कॉल करके पूछे तो। कॉल हाँ। करोगे तो फिर ये कनेक्शन कट जाएगा। हाँ हमारा होगा कि नहीं पता नहीं। नंबर ठीक है जॉय। कोई कॉल कर सकता है, तो किसी के पास 2 नंबर है या फिर 2 मोबाइल है। हाँ विजय सर भी नहीं है इसीलिए प्रॉब्लम है बहुत सर। विजय सर भी उनका भी कर विजय देना सर था। है, विजय सर अभी ऑनलाइन है। सर सर हाँ हेलो विजय विजय सर। सर हाँ, क्या हुआ? सर अभी सर नहीं सर है। सर डिस्कनेक्ट हो गए, प्लीज सर और अपने सारे कांटेक्ट। डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। ओह जी। ठीक है, आ जी जाएंगे सर। आ जाएंगे, डोंट वरी डोंट वरी, मैं हूं ना, वो कनेक्ट हो गए, फिर से हो गए कनेक्ट। आ पर उनका जाएगा। माइक म्यूट है। हाँ हाँ, पर आ उनका जाएगा आ माइक जाएगा। हाँ थे। हाँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, क्योंकि बारिश ठीक हो है गई ठीक है है, और जी 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 जी। ये हाँ टेक्नोलॉजिकल स्नैक्स है। हाँ सर, हाँ सर, टेक्निकल इशू है सर, इसको हम चाह कर भी कुछ कर नहीं सकते। जी जी जी। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। ओके ओके सर। तो हम लोग जैसा कि चर्चा कर रहे थे कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र पर ब्रज भाषा का प्रभाव जो कविताओं पर पड़ा, कविताओं में ब्रज को जो अपनाया, उसके पीछे जायसी जी की पद्मावती, तुलसी के रामचरितमानस, केशवदास की रामचंद्रिका और जैसी काव्य कृतियों का प्रभाव पड़ा। और जैसे कि उनकी जो रचनाएं हैं, चाहे दान लीला हो, चाहे उनकी और जो कविताएं हैं जिसमें भक्ति परक और श्रृंगारिक कविताएं हैं, उन कविताओं में उन्होंने ब्रज को ही भले ही अपनाया हो, लेकिन उन्होंने कभी भी खड़ी बोली को नकारा नहीं। खड़ी बोली को भी उन्होंने अपनाया गद्य साहित्य में, और वही गद्यात्मक खड़ी बोली भाषा आगे चलकर द्विवेदी युगीन हिंदी काव्य में कविता की भाषा बनी और अत्यंत लोकप्रिय भाषा बनकर उभरी। तो ये भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की भाषा का शिल्प है, जिसमें ब्रज एवं खड़ी बोली दोनों का सम्मिश्रण है, दोनों का संयोग है। तो अब हम लोग मैथिली शरण गुप्त जी पर आएंगे। मैथिली शरण गुप्त की जो कविता है, उनका जो काव्य है, आप लोगों को पता होगा कि मैथिली शरण गुप्त को हम राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के प्रणेता कवि मानते हैं। तो बेसिक कुछ बातें हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे मैथिली शरण गुप्त जी पर, फिर साकेत पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और उनकी जो और कविताएं आप लोगों के कोर्स में हैं, उन कविताओं पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फिर नोट्स में आप लोगों को भेजूंगा मैथिली शरण गुप्त पर। तो सर कल मैथिली शरण गुप्त के बारे में आप कुछ भेजे थे। कल शायद, हाँ मैंने भेजा था, आप लोग उसको देखिएगा। जी जी। तो क्योंकि मैथिली शरण गुप्त के काव्य साहित्य पर क्वेश्चन आएगा, और भारतेंदु जी के काव्य पर आएगा, और एक तुलनात्मक भी आ सकता है भाषा पर। जैसे कि आप लोगों के कोर्स में है कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र और मैथिली शरण गुप्त के काव्य शिल्प की तुलना कीजिए, उस पर एक क्वेश्चन आ सकता है। और जो मैंने नोट्स भेजे हैं उसमें उसके हल, उसके जवाब आप लोगों को मिलेंगे। तो जरा अब हम लोग मैथिली शरण गुप्त जी पर आते हैं, क्योंकि अगला हम लोगों का जो पॉइंट है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के पश्चात मैथिली शरण गुप्त, जो कि द्विवेदी युगीन कवि हैं और जिनके साहित्यिक गुरु एक तरह से हम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को मानते हैं। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के की प्रेरणा से प्रेरित होकर ही मैथिली शरण गुप्त ने हिंदी काव्य संसार में पदार्पण किया था, जिनको हम लोग राष्ट्र कवि कहते हैं। मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में जो राष्ट्रीयता की भावना है और देश प्रेम की भावना है और देश के प्रति जो समर्पण का भाव है, वही उनका भाव उन राष्ट्र कवि के
शिखर स्थान तक पहुंचाता है, जिन्हें हम राष्ट्र कवि कहते हैं। मैथिली शरण गुप्त के बाद अगले हमारे राष्ट्र कवि होते हैं दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को भी हम राष्ट्र कवि कहते हैं। तो जिनकी कविताओं में राष्ट्रीयता की भावना हो और जिनको राष्ट्र कवि का आख्यान या राष्ट्र कवि की उपाधि उसी कवि को दी जा सकती है जिसमें राष्ट्रीयता भरा पूरा हो, राष्ट्रीयता भरी हुई हो, परिपूरित हो। तो मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में, काव्यों में, चाहे वो साकेत हो, चाहे उर्मिला हो, चाहे यशोधरा हो, चाहे आगे चलकर उन्होंने जो कविताएं रची, उनकी कविताओं में राष्ट्रीयता की भावना भरी पूरी है। इसीलिए हम उन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान देते हैं और पूरा हिंदी साहित्य संसार उनको दद्दा के नाम से जानता है। दद्दा हम उसी व्यक्ति को कहते हैं जो वयोज्येष्ठ हो, बड़ा हो। सर एक कंफ्यूजन है सर, उनको राष्ट्र कवि मतलब मेरा जो क्वेश्चन है, उनको राष्ट्र कवि उनके जो एक लेख है भारत भारती, उसके लिए मिला था या फिर उनका रोल जो उन्होंने लिखा था उसके हिसाब से उनको राष्ट्र कवि माना गया था? मतलब भारत भारती, अरे मिला तो था भारत भारती के लिए, लेकिन उस भारत भारती कविता में जो राष्ट्रीयता की भावना है, राष्ट्र को जगाने का काम जो मैथिली शरण गुप्त ने किया, जो भारत भारती में किया, और भारत भारती में ही नहीं दूसरी कविताओं में भी किया, लेकिन उसी काव्य के लिए उनको मंगला पारितोषिक सम्मान से भी पुरस्कृत किया गया। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पारितोषिक, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को भी ये सम्मान मिला, सर नहीं इनको प्रसाद को। तो भारत भारती कविता में जो राष्ट्र प्रेम है, उस कविता के माध्यम से और उस काव्य के माध्यम से, भारत भारती के माध्यम से कवि ने जिस प्रकार से देश की जनता में राष्ट्र प्रेम जगाने का काम किया और अंग्रेजों के खिलाफ ब्रिटिश हुकूमत को खत्म करने और ब्रिटिश हुकूमत के चंगुल से देश को मुक्ति दिलाने का जो आह्वान किया एक तरह से, उसी के चलते उनको हम राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान करते हैं। तो कवि मैथिली शरण गुप्त विराट प्रतिभा के धनी साहित्यकार हैं और एक साहित्यकार होने के साथ साथ वो एक राजनीतिज्ञ भी हैं। भारतीय राजनीति में सक्रिय भागीदारी रही उनकी, और आप लोगों को पता होगा कि जब देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद जो हमारी सरकार बनी, उस सरकार में जो राष्ट्रपति के मनोनीत सदस्य के रूप में राज्यसभा के सदस्य बने मैथिली शरण गुप्त, और राजनीति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि राजनीति के क्षेत्र में भी दद्दा जी ने देश की सेवा की थी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि के रूप में हम आपको याद करते हैं, गुप्त जी को याद करते हैं। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा के नाम से संबोधित किया जाता है और उनकी जो महान कृति भारत भारती है, जो 1912 में रची गई थी, उसी भारत भारती में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में जो उन्होंने राष्ट्र की भावना लोगों में जगाने का काम किया, इसी के चलते गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी प्रदान की। गांधी जी ने उनको राष्ट्र कवि के रूप में विभूषित किया। 3 अगस्त 1886 में उनका जन्म हुआ चीरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश के झांसी जिला के अंतर्गत चीरगांव नामक एक गांव में एक सामान्य परिवार में मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ और उनको उनकी जयंती को, उनके जन्मदिन को हम लोग कवि दिवस, राष्ट्र कवि दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सन 1954 में भारत सरकार की तरफ से उनकी साहित्य साधना के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार पद्म भूषण से उनको 1954 में सम्मानित किया गया। तो
महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरित होकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे साहित्य साधक की प्रेरणा पाकर मैथिली शरण गुप्त ने हमें इतना बड़ा साहित्य भंडार दिया, इतना बड़ा काव्यात्मक, इतनी बड़ी काव्यात्मक निधि हमें प्रदान की, जिनको लेकर आज हम गर्व करते हैं। तो चाहे उनकी कविताओं में, उनके काव्यों में पंचवटी हो, जयद्रथ वध हो, यशोधरा हो और साकेत हो, ये जो प्रबंधात्मक काव्य है उनके, चाहे वो खंड काव्य हो या फिर महाकाव्य हो, इन प्रबंधात्मक, क्योंकि हम लोगों को पता है कि प्रबंध काव्य को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक महाकाव्य और दूसरा खंड काव्य। तो मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी, जयद्रथ वध और यशोधरा ये तीनों खंड काव्य हैं। साकेत उनका महाकाव्य है और इसी साकेत महाकाव्य ने उनको महाकवि के रूप में प्रतिष्ठित किया था। तो मैथिली शरण गुप्त की उनका पहला संग्रह आया रंग में भंग। हेलो सर, खंड काव्य और महाकाव्य में थोड़ा अंतर बता देंगे तो अच्छा होगा। हाँ जी, हाँ, महाकाव्य क्या है और खंड काव्य क्या है? तो महाकाव्य जो है खंड काव्य का विशाल रूप है और खंड काव्य महाकाव्य का लघु रूप है। तो इसमें अंतर क्या है? महाकाव्य में कवि क्या करता है, एक महान संदेश को लेकर, उसका उद्देश्य महान होता है, एक महान उद्देश्य को लेकर, महान संदेश को लेकर एक महाकथा, एक विराट कथा का प्रस्तुतिकरण करता है। और उस महान कथा, उदात्त कथा जिसको हम लोग कहते हैं, उदात्त का मतलब होता है महान, ऐसी महान कथा का प्रस्तुतिकरण वह करता है जिसमें चार बातें होती हैं। महाकाव्य में चार बातें, एक उदात्त कथा, एक उदात्त चरित्र, नंबर 3 में उदात्त संदेश और नंबर 4 में उदात्त भाषा। ये चारों बातें जिस काव्य में हों उसे हम महाकाव्य की श्रेणी में रख सकते हैं। तो उसकी कथा उदात्त होनी चाहिए। उदात्त का मतलब है महान होना चाहिए। उसका कथानक जो है महान, वो पाठकों को प्रेरित करने में सफल होना चाहिए। महान कथा उसमें होनी चाहिए, उसमें महान चरित्र होने चाहिए। उसका जो नायक होगा, महानायक जो होगा, वो धीरोदत्त होना चाहिए, उसमें महान गुण होने चाहिए, उसमें समाज को बदलने, समाज को प्रेरित करने, क्रांति खड़ा करने का साहस उसमें होना चाहिए, उसमें प्रतिभा होनी चाहिए और समाज को एक संदेश, एक मैसेज जाना चाहिए। नंबर 3 में जब तक उसमें कोई महान संदेश नहीं होगा समाज के लिए, हम उसको महाकाव्य नहीं कह सकते। और नंबर 4 में उसकी भाषा महान होनी चाहिए। उस काव्य में कवि जो भाषा का प्रयोग करेगा वह काव्य भाषा महान होनी चाहिए। महान का मतलब है सहज होनी चाहिए, उसमें माधुर्य होना चाहिए, उसका सौंदर्य शास्त्र उन्नत एवं परिमार्जित होना चाहिए। तभी हम एक काव्य को, एक प्रबंध काव्य को महाकाव्य की कोटि में रख सकते हैं। ये बाबू रे, सर म्यूट दबा के बात कीजिए। और शिकायत आती तो देखते हैं मोबाइल ला। हाँ हेलो। तो खंड काव्य में क्या होता है, कवि एक निश्चित घटना को लेकर, महाकाव्य में कई घटनाएं होती हैं, कई कथाएं होती हैं और मुख्य कथा के साथ प्रासंगिक बहुत सारी कथाएं होती हैं। और महाकवि उस मुख्य कथा के साथ प्रासंगिक कथाओं को जोड़ता है, पानी पाते का शब्द को जोड़ता है। लेकिन खंड काव्य में क्या होता है, उसकी जो कथा होती है वो सूक्ष्म होती है, वो लघु होती है और एक निश्चित किसी एक महान व्यक्ति विशेष की जिंदगी के एक बिंदु को लेकर के वो कथा संयोजन करता है। जैसा कि जयद्रथ वध है, जैसा कि यशोधरा है। यशोधरा में क्या है,
देवी यशोधरा जो गौतम की पत्नी यशोधरा को करके ने यहाँ क्या किया है, यशोधरा खंड काव्य रचा है, जिसकी कथा एक है। यशोधरा उसकी काव्य नायिका है और उसके जीवन संघर्ष को लेकर के वह खंड काव्य रचा गया है। जबकि महाकाव्य में अनेक कथाएं आती हैं, अनेक महान चरित्र आते हैं और उन कथाओं के बीच में प्रासंगिक कथा और मुख्य कथा के बीच एक सामंजस्य होता है, तो उसका संदेश भी महान होता है। तो खंड काव्य और प्रबंध काव्य, सारी महाकाव्य, ये फर्क होता है। तो जी सर, धन्यवाद। हाँ, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो रंग में भंग और फिर जयद्रथ वध जैसे खंड काव्य हेलो सर, की रचना। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, जो मतलब महाकाव्य में आप बोले कि कुछ संदेश मिलता है, तो मतलब खंड काव्यों में जैसे कि यशोधरा काव्य में क्या कोई भी संदेश नहीं मिलता है जन समाज को? जरूर नहीं, उसमें भी संदेश मिलेगा। संदेश हर 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 एक कृति में, हर एक साहित्य कृति में संदेश रहता है। तो यशोधरा में भी संदेश है, लेकिन महाकाव्य का जो संदेश होता है वह खंड काव्य के संदेश से कई गुना ऊंचा होता है, महान होता है, उदात्त होता है। संदेश तो एक कविता में भी है, एक निबंध में भी है, कहानी में, हर एक कृति में संदेश है। लेकिन जो महाकाव्य का जो संदेश होता है वह युग धर्मी होता है, अपने पूरे युग को प्रभावित करता है। रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो चरित्र है और रामचरितमानस का जो संदेश है वो युगानुकूल, युग सापेक्ष नहीं बल्कि वह युगांतर है। युग युगों तक उसका संदेश जनमानस को प्रभावित करता रहेगा। तो ऐसे ही कोई कृति, रामचरितमानस जैसी कोई कृति, साकेत जैसी कोई कृति, प्रिय प्रवास जैसी कोई कृति, ऐसी कोई कृति जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर की एक उनका महाकाव्य है। सर, साकेत यशोधरा दोनों महाकाव्य लिखे हैं आप? दो महाकाव्य, साकेत और यशोधरा आप लिखे हैं? यशोधरा खंड काव्य है। ये यशोधरा खंड काव्य है, साकेत केवल महाकाव्य है इनका, मैथिली शरण गुप्त का। जैसा कि हम रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र देखते हैं, तो कुरुक्षेत्र उनका महाकाव्य है। तो उसमें जो संदेश है और बाकी खंड काव्य का जो संदेश, तो हर रचना में है, हर कृति में है, लेकिन संदेश में फर्क है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त ने जो काव्य कृतियां रची हैं, धन्यवाद। जी जी जी, वेलकम। हाँ, तो साकेत उनका महाकाव्य है, यशोधरा उनका खंड काव्य है। हाँ, मैंने यहाँ पे महाकाव्य में दोनों का नाम दे दिया है शायद, तो उसको आप खंड काव्य कीजिएगा यशोधरा को। तो खंड काव्य में उनके क्या क्या है, देखिए बहुत सारे खंड काव्य मैथिली शरण गुप्त ने रचे हैं, चाहे जयद्रथ वध हो, भारत भारती हो, पंचवटी हो, द्वापर हो, सिद्धराज हो, नहुष हो, काबा और करबला हो, अर्जुन और विसर्जन हो, ऐसी जय भारत हो, झंकार जैसी उनकी रचना हो। तो विष्णु प्रिया, चैतन्य की पत्नी जो विष्णु प्रिया है, उनको लेकर के उन्होंने खंड काव्य रचा। उर्मिला उनका एक खंड काव्य है, जो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की मानसिक दशा को लेकर के उन्होंने जो रचना की, खंड काव्य की कोटि में वो रचना आती है। प्रदक्षिणा, भूमि भाग, ऐसी उनकी बहुत सारी कृतियां हैं जिनको हम खंड काव्य के रूप में लेते हैं। उन्होंने बहुत सारे नाटक रचे। रंग में भंग उनका बहुचर्चित नाटक है। सैरंध्री उनकी एक नाट्य कृति है। स्वदेश संगीत उनका एक चंद्रहास जैसा। वन वैभव उनके बहुत सारे नाटक हैं। कुछ ग्रंथावलियां आई हैं। तो उन्होंने संस्कृत
जी जी जी। जी सर। तो उन्होंने बहुत सारे अनुवाद भी किए, बंगाली भाषा से, फारसी से, संस्कृत से। उनकी बहुत सारी अनुवादात्मक कृतियां भी हैं। तो उनकी साहित्य कृतियां बहु समृद्ध है। उन्होंने महाकाव्य लिखा, खंडकाव्य लिखा, फुटकल कविताएं रची, नाटक लिखे, निबंध लिखे और बहुत सारे अनुवाद रचे। तो इसलिए हम उनको राष्ट्र कवि, भारत भारती से, और उनकी राष्ट्रीयता की भावना ने इस प्रकार से उनको राष्ट्र कवि के शिखर प्रदेश तक पहुंचाया। आज भी हम उनको नमन करते हैं, याद करते हैं। तो उनकी जो रचनाएं हैं, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में हम कौन कौन सी बातें सर सुनाई नहीं दे रहा है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। फिर से नेटवर्क चला गया। कि उनकी कविताओं की विशेषता क्या है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हाँ हेलो। सर फिर से बोलिए सर, सुनाई नहीं दिया। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मोबाइल मोबाइल से मैं सर सुनाई नहीं दे रहा है। सर का फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। आज बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ यार, बारिश हो रही है। हाँ सर के यहाँ बारिश है ना, इसीलिए नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा दिखा रहा है। सर आपके म्यूट हो गए हैं माइक्रोफोन। हाँ, आज 2 बार डिस्टरबेंस हुआ बारिश की वजह से। आवाज ही नहीं आ रही है सर। अभी आवाज आई क्या, देखिए तो। हाँ जी सर, अभी आ रही है सर। दिल्ली के एक सर हैं, उनका फोन आ गया, तो इसीलिए डिस्टरबेंस हुआ। इसको मोबाइल को कुछ हम लोग कर सकते हैं क्या, बाहर से फोन ना आए इस टाइप का। नहीं सर, कुछ भी नहीं कर एयरप्लेन सकते। एयरप्लेन मोड क्या बोलते हैं क्या, कि नहीं बोलते हैं। नहीं सर, ओ। नेटवर्क आएगा। नेटवर्क चला जाएगा उसमें। अच्छा चलो, चलिए कोई बात नहीं। तो हम जरा सा दृष्टि डालेंगे भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की कविताओं में कौन कौन सी बातें हैं। राष्ट्रीयता है, दार्शनिकता है, किसान जीवन को लेकर उन्होंने कुछ लिखा, आध्यात्मिकता है, नारीवादी दृष्टिकोण, ये इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय नवजागरण एक इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय नवजागरण में मैथिली शरण गुप्त की कविताओं की भूमिका क्या है। तो इस पर थोड़ी सी सरसरी नजर डालेंगे, सूक्ष्म दृष्टि।
डालेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज मैथिली शरण गुप्त जी को कंप्लीट करेंगे। कल से हम जयशंकर प्रसाद पर आएंगे। जयशंकर प्रसाद और निराला, कल हम लोग उनकी चर्चा करेंगे। तो चर्चा, ये तो चर्चा है, जस्ट इंटरेक्शन है, संवाद होगा और किताबों से नोट्स जो भेजेंगे उससे आप लोगों को एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। तो राष्ट्रीयता की भावना को हम लोग देखते हैं जब, तो मैथिली शरण की कविताओं में और उनके जीवन में भी राष्ट्रीयता का विशेष महत्व है, क्योंकि वो राष्ट्रवादी थे। राष्ट्रवादी इसलिए थे क्योंकि वो सक्रिय राजनीति से जुड़े हुए थे। भारतीय राजनीति से उनका अटूट जुड़ाव था। इसी कारण उनकी सभी रचनाएं राष्ट्रीय चेतना से परिपूरित दिखाई पड़ती हैं। वे भारतीय संस्कृति एवं इतिहास के परम अनुचर थे, भारतीय संस्कृति के प्रशंसक थे, जिसमें आध्यात्मिकता सबसे बड़ी बात है। तो उसी आध्यात्मिकता के वो प्रशंसक थे और भारतीय इतिहास की भी वो प्रशंसा करते थे, लेकिन अंधविश्वास को वो मानते नहीं थे और निरे आदर्श, ऐसे आदर्श को वो हमेशा नकारते थे जिसको हम अपने जीवन में उतार न सकें। ऐसे आदर्श की वो हमेशा अवहेलना करते थे। वो ये रियलिज्म की बात करते थे। यद्यपि वो राम भक्त थे, राम भक्त होते हुए भी वो यथार्थवादी थे। वो आइडियलिज्म, आइडियल की बात स्वीकार करते नहीं थे जो कि हकीकत में तब्दील न हो सके। वो रियलिस्टिक थे, आइडियलिस्टिक नहीं थे। कहने का मतलब है आइडियलिज्म पर उनको उतना विश्वास नहीं था जितना कि रियलिज्म पर था। तो गांधीवादी थे, हमें पता है। मैथिली शरण गुप्त प्योर 100% गांधीवादी है। गांधी जी का दर्शन जो है, गांधी जी के दर्शन से वो प्रभावित थे। इसमें भारत के गौरवमय अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता दिखाई पड़ती है उनकी रचनाओं में। गौरवमय इतिहास, भारत का जो इतिहास है और हमारी भारतीय संस्कृति की जो महानता है, और हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसको हम लोग कहते हैं, वही अनेकता में एकता पर विश्वास करते थे हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। तो उन्होंने अपनी कविताओं में राष्ट्रीयता को जो महत्व दिया, चाहे भारत भारती हो, चाहे उनके साकेत हो, चाहे यशोधरा हो, उनके खंड काव्यों में, उनकी उच्छ्वास नामक काव्य संकलन में जो कविताएं संकलित हैं, उन कविताओं में राष्ट्र प्रेम की भावना दिखाई पड़ती है। शब्द शक्तियों और अलंकारों के सक्षम प्रयोग के द्वारा उन्होंने अपनी राष्ट्रीयता की भावना को प्रस्तुत किया है। तो भारत भारती जो उनकी बहुचर्चित, अत्यंत लोकप्रिय कृति है, उसी भारत भारती में वो क्या करते हैं, वर्तमान दुर्दशा, भारत देश की, पराधीन भारत देश की दुर्दशा पर क्षोभ प्रकट करते हैं और अतीत का गौरव गान करते हैं। अपने अतीत को याद करते हैं और अपने अतीत के उस गौरव को याद करते हैं, उन्हीं का गुणगान करते हैं। भारत श्रेष्ठ था, है और सदैव रहेगा का भाव उनकी इन पंक्तियों में गुंजायमान है। हमें सुनाई पड़ता है वो स्वर, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी हमेशा भारत के अतीत का ही नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य का भी गुणगान क्या करते थे। भविष्य को लेकर भी वो आशान्वित थे कि हमारा देश निश्चित रूप से विश्व गुरु है। जो देश हमारा कभी एक जमाने में सोने की चिड़िया कहलाता था, लोग भारतीय संस्कृति की प्रशंसा करते थे, पूरे विश्व में भारत का नाम था, विश्व गुरु कहलाता था भारत। वेद जब भारतवर्ष में रचे गए उस समय विश्व के किसी भी देश में साहित्य का नामो निशान नहीं था। तब भारतीय मनीषियों ने वेद रच डाला, इतने बड़े बड़े ग्रंथ, जिस समय ईस्वी पूर्व 2000 के आसपास जब वेदों की रचना हुई
उस समय विश्व के किसी भी साहित्य में कुछ भी नहीं लिखा जा रहा था। हम लोग पढ़ते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्लेटो को, अरस्तु को, लोंजाइनस को, तो तब वो कब आए? तो ईस्वी पूर्व दूसरी, तीसरी, चौथी शताब्दी के आसपास आए। उससे कई वर्ष पहले हमारे यहाँ वेदों की रचना हो चुकी थी और उस दौरान हमारा देश विश्व गुरु कहलाता था। तो उसी विश्व गुरु की कल्पना या परिकल्पना या संभावना करते हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त अपनी कविताओं के माध्यम से। तो अतीत गौरव गान में कविता, उनकी कविता भारत भारती की कुछ पंक्तियां हैं, आप लोग जरा देखिए। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ। संपूर्ण देशों में अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। तो उनके मन में सवाल है, कवि देशवासियों से सवाल खड़ा कर रहा है कि वह देश कहाँ चला गया। ऋषि मुनियों का यह देश, जिन्होंने वेद लिखे और उपनिषद लिखे, 4 प्रकार के वेद और 13 प्रकार के उपनिषद की जिन्होंने रचना की, वह देश अब कहाँ गया, वो ऋषि मुनि कहाँ चले गए। हमारे देश का अतीत जो गौरव था, वह गौरव अब कहाँ चला गया। कवि सवाल करता है कि गिरी हिमालय मनोहर कहाँ चला गया, गंगा जल की पवित्रता कहाँ चली गई, देशभक्ति लोगों में कहाँ गायब हो गई। यह देश, यह भूमि, भारत भूमि वीरों की भूमि रही है सदा से ही, वह वीर भूमि आज शिथिल क्यों पड़ने लगी है। ऐसी उद्बोधनात्मक कविताएं, ऐसे आह्वान करने वाली कविताएं मैथिली शरण गुप्त रचते हैं, जो देशवासियों के हृदय में खून खौला देने में समर्थ होती है। इसीलिए वो राष्ट्र कवि बनते हैं। तो उनकी कविताओं में राष्ट्रीयता की भावना भरी पूरी है, दार्शनिकता भी है। तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की तरह मैथिली शरण गुप्त भी भारतीय दर्शन के गहन अध्येता थे। दर्शन शास्त्र का उन्होंने, फिलोसफी का गहन अध्ययन किया था और आध्यात्मिक चिंतन, जो हमारा दर्शन है, भारतीय दर्शन, इंडियन फिलोसफी जो है हमारे, वह आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है। हमारा चिंतन, हमारा दर्शन आध्यात्मिक है, उसमें रिलीजियन है, उसमें धर्म है, उसमें अध्यात्म चेतना है। मननशील व्यक्ति के रूप में उन्होंने गहन अध्ययन एवं मनन किया था और उन्होंने समझा था कि ब्रह्म, जीव और जगत क्या है। दर्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो दर्शन शास्त्र में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो रहस्य है, जो तत्व है, इस धरातल पर जो तत्व है, एक तो है ब्रह्म है, एक जीव है और एक जगत है। अर्थात परमात्मा, आत्मा और संसार, 3 हैं। तो ब्रह्म क्या है, जीव क्या है और ये जगत क्या है, इसको हम लोग दर्शन शास्त्र में पढ़ते हैं। और इन तीनों के चीज में कनेक्शन क्या है, इन तीनों के बीच में संबंध क्या है। ब्रह्म यानी कि परमात्मा क्या है, जीव यानी कि आत्मा क्या है और जगत, ये संसार क्या है। कबीर ने कहा यह संसार कागज की पुड़िया है। हम लोग जब कबीर को पढ़ते हैं तो कबीर कहते हैं, उनका दर्शन कहता है कि यह संसार तो कागज की पुड़िया है, पानी पड़ते धुल जाना है, पानी पड़त धुल जाना है। पानी के पड़ते ही कागज की पुड़िया धुल जाती है, गीली हो जाती है, मिट जाती है। ठीक उसी प्रकार ये संसार है। ये संसार क्षणभंगुर है। जिस संसार को लेकर आज हम लोग जीवन जी रहे हैं, जिस संसार की हम लोग शाश्वतता की बात करते हैं, चिरंतनता की बात करते हैं, ये संसार चिरंतन नहीं है, ये संसार नाशवान है। हम लोग अभी अभी देख रहे हैं, चीन में कितनी बड़ी बाढ़ आई, महाप्रलय हुआ, कितना ध्वंस विध्वंस हुआ। किस प्रकार से आज कोरोना वायरस पूरे विश्व को अपने कब्जे में किया हुआ है। और इस संसार की, इस नश्वर संसार के जितने तत्व हैं, जितने प्राणी हैं, कोई भी शाश्वत नहीं है, कोई भी चिरंतन नहीं है, सब के सब नाशवान है।
मोर्टल और इमोर्टल की जब हम लोग बात करते हैं तो कोई भी इमोर्टल नहीं है, सबके सब मोर्टल हैं, हम लोग नाशवान हैं, नाश हो जाएंगे एक दिन। तो मैथिली शरण गुप्त का जो दर्शन है वही बात को प्रस्तुत करते हैं, इसलिए राम के द्वारा वो कहलवाते हैं। साकेत में उनके राम कहते हैं, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। स्वयं राम कहते हैं कि मैं स्वर्ग से कोई अमरता का संदेश लेकर नहीं आया हूं, नहीं मैं खुद अमर हूं, मैं खुद मरूंगा, मानव का शरीर मैंने धारण किया है, इसलिए मुझे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि मैं स्वर्ग से कोई संदेश लेकर नहीं आया इस धरती पर, बल्कि इस धरती को, इस भूतल को, इस धराधाम को मैं स्वर्ग बनाने आया हूं। स्वर्ग के रूप में धरती को बनाऊंगा, स्वर्गीय सुख मुझे इस धरती से मिलेगा, ये राम कहते हैं। तो राम में जो बात है, जो उन्होंने साकेत में दिखाया है, और उनके जो राम हैं, क्योंकि राम के बहुत बड़े भक्त थे मैथिली शरण गुप्त, और उनके अग्रज सियाराम शरण गुप्त, उनके बड़े भाई सियाराम शरण गुप्त भी राम के अनन्य भक्त थे। और इनका जो परिवार था वो राममय था, उनके पिताजी भी राम भक्त कवि थे, इनके अग्रज सियाराम जी भी राम भक्त कवि। तो इस तरह से उन्होंने राम की भक्ति में तल्लीन होकर, यद्यपि धर्मांधता इनमें नहीं है, सुपरस्टिशंस, कुसंस्कार या धर्मांध, ब्लाइंड फेथ जिसको हम लोग कहते हैं, धर्मांधता इनमें नहीं है, लेकिन राम के भक्त हैं, अध्यात्मवादी हैं, राम को मानते हैं, अपने आदर्श भगवान के रूप में, आदर्श ईश्वर के रूप में मानते हैं। यद्यपि साकेत में, मैथिली शरण गुप्त में पौराणिक कथा को, राम कथा को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया है, आज के संदर्भ में, अपने समय में। यही साकेत की खासियत है। और तमाम जो महाकवि हैं, प्रतिभावान कवि हैं, वो कवि क्या करते हैं, पौराणिक कथा को तो लेते हैं, प्रसंग पौराणिक होता है, लेकिन जो संदर्भ होता है वह आधुनिक होता है, वह समकालीन होता है। जैसा कि हम लोग तुलसीदास की चर्चा करते हैं, तुलसीदास के रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने क्या किया, कथा पौराणिक है, राम कथा है। वाल्मीकि ने जो रामायण रची, वाल्मीकि रामायण जब रची गई तो ईस्वी पूर्व 2री या 3री शताब्दी में वाल्मीकि ने रामायण रची, और उस ईस्वी पूर्व 2री 3री शताब्दी की राम कथा को गोस्वामी तुलसीदास ने अपने समय में 16वीं शताब्दी में, अपने समय में नहीं, 16वीं शताब्दी में, 16वीं 17वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास ने राम कथा को अपने समय के अनुकूल उतारा। अपने समय को उन्होंने सामने रखकर, अपने समाज को सामने रखकर उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। और इसीलिए उनकी रचनाएं, चाहे तुलसीदास की हो, चाहे मैथिली शरण गुप्त की हो, चाहे दिनकर की हो, चाहे प्रसाद की हो, चाहे निराला की हो, उनकी कविताएं कालजयी बनती हैं। वो कालजयी हैं, काल को जय करने वाली रचनाएं हैं उनकी, वो कालातीत बनती हैं। आज भी हम उनकी कविताओं को प्रासंगिक मानते हैं। राम कथा आज भी प्रासंगिक है, साकेत की कथा आज भी प्रासंगिक है, वो रिलीवेंट है, हम उनको आज भी अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो उनकी जो रचनाएं हैं, साकेत में जिस तरह से उन्होंने राम, लक्ष्मण, सीता, उर्मिला जैसे पात्रों के माध्यम से एक आदर्श समाज निर्माण की, आदर्श की प्रतिष्ठा, हाँ हेलो, जी सर। हाँ, कुछ आप लोग बोल रहे थे कि कंटिन्यू करें? जी सर, कंटिन्यू। नहीं सर, कंटिन्यू करो। जी ओके, मुझे लगा कि कोई टोक रहा है, कहीं से कुछ डिस्टर्बेंस हुआ क्या आप लोगों के मन में जो भी शंका हो और जिज्ञासा हो, आप लोग रोकिएगा बीच में मुझे, है नहीं तो मुझे लगेगा कि बच्चे सब के सब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चे, मैंने आप लोगों को कहा, इसका मतलब यह नहीं कि आप लोग ऐसा नहीं है कि
आप लोग मेरे स्टूडेंट हो इसलिए बच्चे हो, अन्यथा आप लोग फ्रेंड हो और जस्ट हम लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ऐसा नहीं है कि हम टीचर बन के आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, बल्कि फ्रेंड बन के आप लोगों के साथ कुछ बातें सर्कुलेट कर रहे हैं, संवाद हो रहा है, ये इंटरेक्शन हो रही है। ओके, हाँ तो क्या लिखा, अत्यंत उदारता के साथ जो उनकी जो साधना है, साहित्य साधना है, और जिस प्रकार से उर्मिला की साधना है, तो यहाँ पे लक्ष्मण कुछ बात करते हैं और एक पंक्तियां देख सकते हैं, कुछ पंक्तियां, मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूं, किंतु पतित को पशु कहना भी कभी नहीं कह सकता हूं। तो बहुत बड़ी बात यहाँ लक्ष्मण करते हैं कि मनुष्यता जो है, जो मानवीयता है, जिसको हम ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बीइंग में जो बात होती है मनुष्यता, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, सुरत्व की जननी भी कह सकता हूं। सूर और असुर, देवताओं की जो मनुष्यता है, वह मनुष्यता को सुरत्व की जननी, सूर देवत्व, देवत्व को जन्म देने वाली मैं मनुष्यता को मान सकती हूँ, जन्मदात्री मान सकती हूँ, जननी मान सकता हूँ, किंतु पतित को पशु कहना कभी नहीं कह सकता हूँ। लक्ष्मण कहते हैं कि जो पतित है, जो अपतित, जो दलित है, जिसको हम लोग डिस्कोर्स, जिसको हम लोग कहते हैं कौन से क्लास इंग्लिश में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दलित वर्ग को हम लोग मैं भूल रहा हूँ, तो दलित वर्ग है, समाज का जो निम्न वर्ग। हाँ नीच योनि सर। यस, होगा शायद दलित वर्ग। हाँ दलित वर्ग, हाँ निम्न, जो निम्न क्लास के लोग होते हैं, जो मिडिल, लोअर मिडिल से और निम्न, जो निम्न क्लास के लोग होते हैं, निम्न वर्गीय लोग होते हैं, दलित वर्ग होते हैं, जिसको हम लोग शूद्र, पहले जमाने में वर्णाश्रम व्यवस्था जब थी, क्षत्रिय वैश्य, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और शूद्र, जो निम्न जाति, फिर अति शूद्र आया। अति शूद्र की चर्चा की किसने? बाबा अंबेडकर ने, जिनको उन्होंने दलित माना, और वही दलित वर्ग, दलित चेतना उन्हीं से जागृत हुई, भीमराव अंबेडकर जी से। फिर उसका समर्थन किया कवियों ने, रचनाकारों ने, और फिर राजेंद्र यादव से होकर के आगे बढ़ा, और फिर आज की तारीख में आप लोगों को पता होगा बहुत सारे विमर्श चल रहे हैं साहित्य में, दलित विमर्श, नारी विमर्श, प्रकृति विमर्श, किसान विमर्श, किन्नर विमर्श, नहीं ढेर सारे विमर्श आ गए हैं आज। तो आज का साहित्य विमर्शों का साहित्य है। तो उनकी कविताओं में, गुप्त जी की कविताओं में ये बात दिखाई पड़ती है कि मानवीयता की भावना, इंसानियत की भावना को सर्वोपरि मानते हैं। कवि गुप्त जी भी मानते हैं कि इंसानियत से बढ़कर कोई चीज नहीं है, तो यही मानवीयता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कवि एक जगह कहता है, साकेत महाकाव्य में कवि गुप्त जी कहते हैं कि उनकी आध्यात्मिकता क्या है, और आध्यात्मिकता में वो किस प्रकार से भगवान राम को, राम भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मनुष्य के रूप में देखते हैं। इसीलिए वो अपने प्रभु राम से वो कुछ कहते हैं, कवि लिखते हैं, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं कभी कहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूं, ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। कवि गुप्त जी लिखते हैं, ये जो संसार है, ये जो संसार यदि राममय नहीं है, यदि कहीं राम नहीं है, और तुम मनुष्य के रूप में, मानव के रूप में इस संसार में यदि रम नहीं रहे हो, तो पूरे विश्व को मैं क्या कहूँगा, पूरे विश्व में यदि तुम रमे नहीं हो, आज भी राम नहीं है यदि पूरे विश्व में, तो मैं इस निरीश्वर मानूंगा, इस संसार को मैं ईश्वर से रहित मानूंगा, क्योंकि इंसानियत ईश्वरत्व से बढ़कर है। मेरे राम जो मनुष्य के रूप में हैं, वो ईश्वर से भी बढ़कर हैं, और पूरे विश्व में वो विराजमान है। इसीलिए मैं इस संसार को राममय मानता हूं। तो नारीवादी दृष्टिकोण, अब अगला पॉइंट जो है हम लोगों का, नारीवादी दृष्टिकोण, यानी कि जिस प्रकार से हम फेमिनिज्म की बात करते हैं,
फेमिनिज्म, फेमिनिज्म का मतलब है नारीवाद, नारीवादी दृष्टिकोण, नारी के प्रति हम लोग, आज युग बदला है और इस परिवर्तित युग में हम नारी को सर सुनाई नहीं। नारी विमर्श के मुद्दे, हेलो, हाँ सर अभी सुनाई दिया। अच्छा हाँ, थोड़ा सा क्योंकि मोबाइल से मैं कनेक्ट हुआ हूँ इसलिए कहीं कहीं पे टेक्निकल नेटवर्क इशू आ सकता है, आप लोग मुझे बताइएगा। जी सर। हाँ, तो जिस जिस फेमिनिज्म की बात हम लोग करते हैं, नारीवाद की बात करते हैं, आज नारी विमर्श पर बहुत सारे मुद्दे खड़े किए गए हैं, चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन आज की जो नारी है सशक्त है, वह आत्मनिर्भर है, वह खुद अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। तो सिमोन द बाउल एक कहते हैं, नारी लेखिका, वो पाश्चात्य देश की एक लेखिका हैं, वो कहती हैं क्या कि द फ्रीडम ऑफ वुमेन स्टार्ट्स फ्रॉम हर पर्स। समझ रहे हो, वुमेन फ्रीडम जो है, द फ्रीडम ऑफ वुमेन स्टार्ट्स फ्रॉम हर पर्स। एक नारी की स्वतंत्रता, फ्रीडम, एक नारी की आजादी, एक नारी की स्वतंत्रता की शुरुआत कहां से होती है? उसकी पर्स से, फ्रॉम हर पर्स, उसकी जो मनी पर्स है वहीं से उसकी स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। कहने का तात्पर्य यही है कि जब तक नारी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगी, जब तक नारी के हाथ में कुछ पैसे नहीं आएंगे, हालांकि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन जिंदगी के लिए पैसा एक जरूरी चीज है, जब तक एक नारी आत्मनिर्भर नहीं होगी और पुरुष आवाज नहीं आ रही। सबसे बड़ी बात है। हेलो हेलो, सर अभी आ रही है। नहीं दिया। बीच, अच्छा बीच बीच में कुछ कट रहा है शायद। जी सर यदि मैं फिर से यदि मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो फिर से डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा, इसीलिए नहीं सर अभी क्लियर आ रही है। आ रहा है आवाज। अच्छा क्लियर, हाँ ठीक जी। तो क्योंकि मैं गांव से जुड़ा हुआ हूँ, इसीलिए आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत यही होगी कि बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएंगे आप लोग मुझसे, यही तकलीफ रहेगी। तो इसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैं बता रहा था नारी स्वतंत्रता की बात, कि नारी तब स्वतंत्र होगी जब वह आर्थिक रूप से मजबूत होगी और आत्मनिर्भर बनेगी। आप लोग सुन पा रहे हो मुझे? जी सर सुन पा रहे हैं। हेलो जी दे रहा है। अच्छा जी जी। तो गुप्त जी ने, मैथिली शरण गुप्त जी ने नारी के प्रति क्या दृष्टिकोण रखा? क्योंकि जिस समय गुप्त जी साहित्य रच रहे थे, हम लोग देख सकते हैं द्विवेदी युग, द्विवेदी युग का समय क्या है आप लोगों को पता होगा। सन 1900 से लेकर के 1920 या 1918 तक का जो समय है वो द्विवेदी युग है, और इसी दौरान मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविताएं रची। तो उस समय का जो दौर है, सन 1900 से लेकर 1920 के दौरान, हम लोग समझ सकते हैं कि पराधीन देश में, अनुन्नत देश में नारियों की क्या दुर्दशा रही होगी। उस समय नारी के साथ क्या कुछ होता होगा, आप लोग समझ सकते हैं। इसी प्रसंग में मैं एक बात रखूंगा, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे मराठी साहित्य की। महाराष्ट्र में जो साहित्य रचा गया, जिस प्रकार से नव जागरण की शुरुआत हुई वहां, और नारी स्वतंत्रता, नारी शिक्षा को लेकर के मुद्दा उठा, तो ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले, जो एक समाज सेविका बनी, समाज संस्कारक बनी, तो वो नारी को शिक्षा देती थी, नारी को पढ़ाने जाया करती थी। जब स्कूल जाती थी तो स्कूल में जब वो पहुंचती थी उस दौरान,
तो स्कूल का मतलब किसी पाठशाला में जाती थी जहाँ पढ़ाते थी वो बच्चों को, लड़कियों को, वो अपने साथ 2 साड़ियाँ लेकर जाती थी। एक साड़ी पहनती थी और अपने बैग में एक साड़ी पहन कर पकड़ के जाती थी, क्योंकि रास्ते में लोग क्या करते थे, सावित्री बाई फुले पर या तो कीचड़ उछालते थे या फिर गोबर फेंक दिया करते थे, गाय का गोबर फेंक दिया करते थे। उनकी अवहेलना होती थी, उनका तिरस्कार होता था लोगों द्वारा। इसीलिए क्यों सावित्री बाई फुले, सर वो पढ़ाने हेलो जाते इसलिए? हेलो सर क्यों सर ऐसा क्यों करते थे लोग? वो पढ़ाने जाते थे इसलिए? हाँ, वही मैं बताने जा रहा हूँ कि क्योंकि सावित्री बाई फुले ने क्या क्या लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, नारी शिक्षा। क्योंकि ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले जैसे समाज सुधारक, नव जागरण के सूत्रधार, उन लोगों ने समझ लिया था कि जब तक नारी शिक्षित नहीं होगी, जब तक नारी आत्मनिर्भर नहीं होगी, तब तक देश का भाग्योदय नहीं हो सकता। सर तब हमें आजादी हिंदी हासिल। का हाँ सर हिंदी का जी प्रथम महाकाव्य किसे किसे कहा जाता है? चंद्र बरदाई जी का पृथ्वीराज रासो को? हाँ हाँ जी 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 जी। ओके सर। महाकवि चंद्र वरदाई जी का जो महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, रासो काव्य परंपरा, आप लोग प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य जब पढ़ेंगे तो उस दौरान उनको पढ़ेंगे, पृथ्वीराज रासो को, विशाल देव रासो को, परमाल रासो, उसके बाद हम्मीर रासो। रासो काव्य परंपरा में इन काव्यों को आप पढ़ेंगे, जो वीर गाथात्मक काव्य है। ये वीर रस से परिपूरित काव्य है, वीर गाथात्मक काव्य। तो एक विद्वान है, क्या नाम है उनका, नाम उनका भूल रहा हूँ, राहुल सांकृत्यायन, और फिर और एक विद्वान है जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो नारी की चर्चा में कर रहा था, नारी शिक्षा की बात कर रहा था, तो चर्चा लंबी हो जाती है फिर। तो इस तरह से उन पर गोबर फेंका करते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि हम लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है। जब कोई अच्छे कार्य हम लोग करते हैं तो उसकी तरफ से आई हुई। सर का डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं कनेक्ट हो जाएगा। सर नहीं, क्या नहीं है तो नहीं है सर। सर डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट हो गया है सर। विजय सर से बात करो कोई। हेलो सर। नहीं, थोड़ा वेट करते हैं, सर आ जाएंगे। हाँ सर भी बता रहे थे बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हाँ इसी की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया है सर। जैसे कि सर कल बोल रहे थे जंगल में मंगल, इसलिए सर का डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। हाँ सही है। दो बज गए यार, क्लास होगा भी नहीं। सर बोल जो एग्जाम के लिए नोट्स
सर ने दिया है, कोई बता सकता है सर उसी तरीके का नोट देंगे या फिर एग्जाम में कैसे लिखे एक आंसर के तरीके से नोट देंगे? सर कुछ बता रहे थे क्या पहले? पता नहीं, सर को ही पता रहेगा। मैंने तो अभी ज्वाइन किया, मेरा तो ज्वाइन ही नहीं हो रहा था सुबह से। हाँ सर कुछ बोल रहे थे कि मतलब कैसे एग्जाम में कैसे लिखोगे क्वेश्चन, उसी तरीके से कोई नोट देंगे। सर ने जो नोट दिया है उससे सिर्फ हम पढ़ के हमारा आंसर क्या लिखे हैं वो हम पर डिपेंड करता है। सर ने कोई क्वेश्चन आंसर नहीं दिया हुआ है। सर ने अब तक कोई क्वेश्चन आंसर नहीं दिया हुआ है। सर ने जो नोट्स किया हुआ है उसी के थ्रू से हमें क्वेश्चन आंसर के लिखना होगा। हाँ सही है। सर अगर नोट्स दे देते तो हम लोग एग्जाम में किस तरह लिखना है तो हमको बहुत ही आसान हो जाता। वो तो हाँ, वो तो आसान हो जाता, पर सर ने हमें कुछ काम करने के लिए दिया हुआ है। जी नहीं सर आज भी कुछ बोल रहे थे ना, इसलिए मैंने पूछा। सर आज कुछ बोल रहे थे कैसे पता इसलिए। चलेगा सर कौन सा नोट देंगे? सर का शायद दोबारा कनेक्ट नहीं हो रहा है इसलिए सर नहीं आ रहे हैं। विजय सर भी नहीं है। नहीं विजय सर भी सुन नहीं पा विजय रहे हैं, सर हैं, नहीं बोल रहे हैं। विजय सर विजय हैं। सर हैं बट नहीं सुन रहे हैं। हाँ वो दूसरे काम में बिजी होंगे शायद। क्लास नहीं होगा शायद, 2 बज गए। पता नहीं है, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। सर आने से आपका आपको बोलेंगे कि क्या हुआ, फिर क्या प्रॉब्लम हुआ? सर डिस्कनेक्ट हो गए। और डिस्कनेक्ट हो गए? जी सर डिस्कनेक्ट हो गए। जी सर। कब हुआ ये इंसिडेंट? ये 2-3 मिनट पहले। ठीक है, मैं तो अलग काम में बिजी हूँ। ठीक है, और मैं सर को फोन कर दूँ, कॉल करेंगे क्या है? हाँ? जी सर जी सर अभी तो टाइम हो गया है। हाँ जी सर टाइम भी हो गया है। हाँ, काल करेंगे। वो शायद वो कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है। ठीक है, ओके क्लोज कर रहे हैं। जी सर। जी सर जी सर। जी सर। ओके। थैंक यू सर।